नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गाइड टू टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक्स बाय रवि पटेल इस बुक के चैप्टर नंबर 1 का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मतलब यह सिर्फ समरी नहीं है बल्कि पूरे चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन है। मैं चैप्टर को इतने डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप फिर भी बुक पढ़ना चाहते हो तो उसमें कोई भी नई चीज नजर नहीं आती है। और आखिरी में इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चैप्टर 1 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। इस बुक से आप क्या क्या सीख सकते हो। सबसे पहली चीज है, चार्ट्स को रीड करना सीख जाओगे। अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, यह सीख जाओगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे पहचानते हैं, ब्रेकआउट्स को कैसे पहचानते हैं, एंड सबसे जरूरी चीज है कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कितने दिनों तक होल्ड करना चाहिए, कब बेचना चाहिए, और हर एक कंडीशन में मार्केट से पैसे कैसे बनाते हैं। यह सब चीजें आप इस बुक से सीख जाओगे। मतलब अगर आपने इस बुक को पढ़ा या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन की इस बुक के ऊपर वीडियो सारे देख लिए तो आपको इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो। और अगर आप शेयर मार्केट से बिल्कुल नए हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, तब भी आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से शेयर खरीद सकते हो। इतना नॉलेज इस बुक से आपको मिलने वाला है। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है स्टॉक मार्केट बेसिक्स। दोस्तों, चैप्टर में क्या है उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इस चैप्टर में सिर्फ टर्मिनोलॉजी है या फिर टर्म्स है। जैसे मैंने 1000 डेज की चैलेंज शुरू की है, उसमें भी मैं पूरे टर्म्स को डिटेल में समझाता हूँ। ठीक उसी तरह ऑथर ने ये बुक ऐसे लोगों को सोच कर लिखा है, अगर कोई बंदा जिसने शेयर मार्केट का नाम भी नहीं सुना है, अगर उसने भी यह बुक पढ़ना शुरू कर दिया तो वह भी शेयर मार्केट को जीरो से जान सकता है। इस हिसाब से ऑथर ने यह बुक लिखा है। इसीलिए ऑथर ने पहले चैप्टर में सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मतलब बहुत ही बेसिक सा यह टॉपिक होने वाला है। तो इस बुक में जितना दिया है सिर्फ मैं उतना ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए अगर कोई टर्म या फिर कॉन्सेप्ट अगर आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और हमारी 1000 डेज की सीरीज चल रही है, उसमें भी इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स दिए हैं उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर यहाँ पर वह चीज आपको समझ में नहीं आती है तो अलग से वीडियो देख लेना, आप डिटेल में समझ जाओगे। लेकिन इस बुक में जितना दिया है उतना ही मैं आपको इस टॉपिक के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो चलिए एक्चुअली अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टर्म है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को खरीद या बेच सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स या शेयर्स। फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में आप डेब्ट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स को ट्रेड कर सकते हो। यह एक शॉर्ट टर्म नॉन इक्विटी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब बैंक डिपॉजिट के स्लिप देते हैं। तो आसान भाषा में आपको शॉर्ट टर्म नॉन इक्विटी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझना चाहिए। मतलब कम समय के लिए जो भी पैसे लिए जाते हैं उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जैसे। अब नॉन इक्विटी का मतलब होता है उसमें आपको ओनरशिप नहीं मिलती है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। मतलब आपका कोई भी राइट या हक नहीं होता है। और डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब गवर्नमेंट या कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है और उसके बदले आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। तो मनी मार्केट का आसान भाषा में यह मतलब होता है कि जब भी किसी कंपनी, गवर्नमेंट या फिर बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है, वह ऐसी सिक्योरिटीज या पेपर्स निकालते हैं जो लोगों को देकर उसके बदले पैसे उठाते हैं और लोगों को फिक्स इंटरेस्ट दिया जाता है। अब दूसरा टाइप है कैपिटल मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट। अब कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी का मार्केट होता है। मतलब इसमें डेब्ट सिक्योरिटीज को भी ट्रेड किया जाता है और शेयर्स को भी यानी इक्विटी को भी ट्रेड किया जाता है, और यह एक लॉन्ग टर्म मार्केट होता है। अब कैपिटल या स्टॉक मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स लोगों को बेचते हैं उसे प्राइमरी मार्केट या फिर आईपीओ कहा जाता है। अब दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब जो कंपनियां ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है
उनके शेयर्स लोग आपस में खरीद या बेच सकते हैं। मतलब आपके और मेरे जैसे लोग शेयर्स को आपस में खरीद या बेच सकते हैं, उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। इंडिया में कई सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे जिससे कंपनी के शेयर्स खरीदे या बेचे जाते थे, लेकिन उसमें से सिर्फ दो ही बहुत ज्यादा फेमस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना एक्सचेंज है, वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में वह ओल्डेस्ट एक्सचेंज है और उसके टर्मिनल करीब करीब इंडिया के 400 सिटीज में फैले हुए हैं। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई के बाद आने के बावजूद भी काफी ज्यादा फेमस हो गया है और सबसे ज्यादा वैल्यूम एनएसई पर भी मिलता है। ब्रोकर को एनएसई और बीएसई का मेंबर बनना पड़ता है, तब जाके ब्रोकर से आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो। अगला पॉइंट है इंडेक्स। इंडेक्स एक बेंचमार्क होता है। आपने कई बार सुना होगा कि हर कोई बोलता है कि आज मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, तो यह किसे देखकर कहते हैं? सिर्फ इंडेक्स को देखकर ही पता चलता है आज का मार्केट ऊपर गया था या नीचे गया था। तो इंडेक्स एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको ओवरऑल पूरे मार्केट की आइडिया आ जाती है। इंडेक्स में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है और उनका लार्ज मार्केट कैप होता है, ऐसे ही स्टॉक्स को इंडेक्स में लिया जाता है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट कैप क्या होता है, अगर आपको यह पता नहीं तो कमेंट कर लेना, उसके ऊपर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दो इंडेक्स है, बीएसई का इंडेक्स सेंसेक्स होता है, एनएसई का इंडेक्स एस&पी सीएनएक्स निफ्टी 50 होता है। सबसे पहले सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती है जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अनुसार डिसाइड की जाती है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप का मतलब होता है किसी कंपनी के एक्चुअल में बाजार में कितने शेयर्स अवेलेबल है उसके ऊपर से फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाला जाता है और उसके बेसिस पर टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स में शामिल होती है। अब निफ्टी इंडेक्स में क्या होता है, निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं अक्रॉस 22 सेक्टर। 22 सेक्टर के 50 स्टॉक्स को निफ्टी में लिया गया है और इसी वजह से निफ्टी नाम दिया गया है। सेंसेक्स में जहां पर फ्री फ्लोट मार्केट कैप को कंसिडर किया जाता था, लेकिन निफ्टी में फुल कैप को कंसिडर किया जाता है, यानी किसी भी कंपनी का फुल कैपिटलाइजेशन को कंसिडर किया जाता है। यही सबसे मेन डिफरेंस है निफ्टी और सेंसेक्स में। मतलब सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती है और फ्री फ्लोट मार्केट के अनुसार डिसाइड किया जाता है, और निफ्टी इंडेक्स में 50 कंपनियां होती है जो फुल मार्केट कैप के अनुसार डिसाइड किया जाता है। अगली टर्म है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 12, 1992 में। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और वह एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करती है। सेबी क्या क्या करती है इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो सेबी एक ऐसी बॉडी है जो पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। कोई धोखाधड़ी ना करे, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, या मतलब किसी भी तरीके से धोखाधड़ी से बचाने का काम सेबी करती है। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसे पनिश भी करने का काम सेबी करते हैं। मतलब सेबी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। हर कोई अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं, यह देखना सेबी का काम होता है। अब अगला पॉइंट है ऑप्शंस टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ऑथर ने कुछ ऑप्शंस बताए हैं जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट में पैसे कमा सकते हो। इसमें कुछ 5 टाइप्स बताए हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है स्पेक्यूलेशन यानी इंट्राडे या डेरिवेटिव, तीसरा है हेजिंग एंड आर्बिट्रेड, चौथा है मार्जिन ट्रेडिंग, पांचवा है डिविडेंड इनकम। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शेयर खरीदकर होल्ड करना, चाहे वह कुछ दिनों के लिए हो या महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मतलब स्टॉक ब्रोकर से स्टॉक खरीदते हो, वो आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं और जितना मर्जी चाहे उतने दिनों तक आप उस स्टॉक्स को होल्ड करते हो। आगे ऑथर बताते हैं कि जिन लोगों को कंटिन्यू स्क्रीन के सामने बैठने का टाइम नहीं होता है, उनके लिए यह बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने शेयर्स खरीदे और आप भूल गए। अगर आपने कोई पेड़ लगाया है, उसे अगर ध्यान नहीं दोगे तो वह मुरझा जाएगा या फिर अच्छे से ग्रो नहीं होगा। ठीक उसी तरह अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान नहीं देते हो तो उससे नुकसान भी हो सकता है। मतलब आपको कब किसी शेयर से निकलना चाहिए यह भी पता होना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। अगर आपको शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न कमाने हैं तो कब निकलना चाहिए यह पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अंदाज, आज मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। उसमें सबसे पहला टाइप बताया है इंट्राडे स्पेक्यूलेशन। अगर इंट्राडे का मतलब होता है कोई भी शेयर आज खरीदे और आज ही बेच दिए, उसे इंट्राडे कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि आज के दिन मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप सुबह में शेयर खरीदते हो और दिन के आखिरी तक उन शेयर्स को आपको बेचना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वह इंट्राडे हो गया। दूसरा है डेरिवेटिव स्पेक्यूलेशन। अब डेरिवेटिव्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक फ्यूचर एंड दूसरा होता है ऑप्शन।
सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर्स की। नाम से ही पता चलता है फ्यूचर में होने वाली चीज। फ्यूचर्स एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टियों के बीच में होता है, जो आगे चल के एक्सरसाइज किया जाता है। अब फ्यूचर्स रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज दी है। सबसे पहले लॉट साइज। लॉट साइज फिक्स होती है। अगर आप किसी कंपनी का एक लॉट खरीद रहे हो तो उसमें 100, 200, 300 ऐसे शेयर्स होते हैं, उतने ही आपको खरीदने पड़ते हैं। आप एक या दो शेयर्स नहीं खरीदते हो, कम से कम आपको एक लॉट लेना ही पड़ता है। अगला पॉइंट है एक्सपायरी। हर महीने के आखिरी थर्सडे फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है, मतलब आखिरी थर्सडे पर आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वेयर अप हो जाती है। नेक्स्ट है मार्जिन। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते समय आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, उसे मार्जिन कहा जाता है। वह अमाउंट 10 to 25% हो सकती है। नेक्स्ट है मार्केट टू मार्केट या फिर M2M। यह हर दिन कैलकुलेट किया जाता है, आपने किस कीमत पर खरीदा था और आज वह कौन सी क्लोजिंग प्राइस है, इस बेसिस पर हर दिन कैलकुलेशन किया जाता है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो उतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो उतना अमाउंट आपके अकाउंट से डिबिट किया जाता है। अगर आप हर दिन के लॉसेस को पे नहीं करते हो तो आपने इनिशियल अमाउंट जो जमा किया है मार्जिन के तौर पे, उसमें से वह अमाउंट काट दिया जाता है या फिर डेबिट किया जाता है। तो यह कुछ बेसिक्स पॉइंट्स ऑथर ने बताए हैं। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि आखिर फ्यूचर में ट्रेड क्यों करना है। जैसे हम स्टॉक्स में करते हैं उसी तरह से करेंगे, लेकिन फ्यूचर में क्या करने की क्या जरूरत है, तो अब यह समझते हैं। ऑथर कहते हैं अगर आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर इस महीने 100 रुपए से बढ़ने वाला है और आप 100 या 150 की क्वांटिटी खरीदना चाहते हो। मान लो रिलायंस का शेयर 1500 पर ट्रेड कर रहा है, आज भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब कैश में अगर आप शेयर्स को खरीदना चाहते हो तो 150 शेयर खरीदने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है 2.25 लाख रुपए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है यह देखिए। अगर आप फ्यूचर का एक लॉट खरीदते हो, मान लो उसकी कीमत 150 रुपए है और वह 10% पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो आपको सिर्फ 22,500 रुपए ही देने पड़ते हैं। और अगर उस महीने आपने जैसे सोचा था, अगर वह शेयर 100 रुपए से बढ़ जाता है तो आपको पूरा प्रॉफिट मिल जाता है 15,000 का, मतलब 67% का गेन या फिर रिटर्न मिलता है। लेकिन वही अगर आपने डिलीवरी करके शेयर्स खरीदे होते तो आपको 2.25 लाख रुपए देने पड़ते और उसमें आपको टोटल रिटर्न 15,000 का ही मिल जाता, तो वह हो जाता 6%। तो मतलब फ्यूचर्स में आपको कम कीमत पर शेयर्स मिल जाते हैं, आप कम अमाउंट देकर, जिसे मार्जिन कहा जाता है, सिर्फ 10% देकर आप उस लॉट को खरीदते हो। पूरे अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही रहा तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। इसीलिए कम पैसे होने के बावजूद भी बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए लोग फ्यूचर्स खरीदते हैं। लेकिन फ्यूचर्स खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है और अनलिमिटेड लॉस भी। इसलिए जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमेशा उन लोगों को फ्यूचर से दूर रहना चाहिए। अब हु कैन बाय फ्यूचर्स, कौन फ्यूचर्स को बाय कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को यह मिसकंसेप्शन होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं वही फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं सिर्फ रिस्क नहीं, बाकी की भी कई सारी चीजें समझकर आपको फ्यूचर्स खरीदना या नहीं है यह सोचना चाहिए। अगर आपके पास M2M क्लियर करने के लिए कैश है या नहीं, आपको उतना नॉलेज है या नहीं, यह सब बातें सोचकर आपको फ्यूचर्स खरीदना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। अगला पॉइंट है कौन से लोगों को फ्यूचर मार्केट्स में एंटर नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है या फिर स्किलफुल नहीं है या डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है M2M क्लियर करने के लिए, तो ऐसे लोगों को फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली जो भी नए लोग होते हैं उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर ही रहना चाहिए, वही बेहतर है। अब देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन 2 टाइप्स के होते हैं, कॉल एंड पुट। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल बाय करना चाहिए, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तो आपको पुट बाय करना है। तो ऑप्शंस की कुछ टर्मिनोलॉजी दी है। अमेरिकन ऑप्शन, यह ऑप्शन ऐसा होता है जो किसी भी वक्त एक्सरसाइज किया जाता है, एक्सपायरी डेट के पहले या एक्सपायरी डेट पर। यूरोपियन ऑप्शन वो होता है जो एक्सपायरी डेट पर ही एक्सरसाइज किया जाता है। स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस वो होती है जिस प्राइस पर ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है। एक्सपायरेशन डेट मतलब डेट ऑन विच ऑप्शन एक्सपायर। एक्सरसाइज डेट मतलब उस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, जो ऑप्शन बाय कर रहा है वह कुछ अमाउंट दे देता है जो ऑप्शन सेल कर रहा है उसको। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में दोनों में भी आगे प्राइस कितनी होने वाली है, इसके हिसाब से डील हो रही है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फ्यूचर्स में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों अनलिमिटेड होता है, लेकिन ऑप्शंस में
लॉस लिमिटेड होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब लॉस लिमिटेड कैसे होता है यह देखते हैं। मान लो आज रिलायंस की कीमत 1,500 है और आपको लगता है कि वह आगे जाके बढ़ने वाला है, समझ लो 150 रुपए से बढ़ने वाला है, यानी 1650 उसकी कीमत होने वाली है, और आज वह आपको 75 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है और आपको एक लॉट खरीदना है जो है 300 का। तो इस हिसाब से आपको प्रीमियम देना है 22,500 रुपए। अगर रिलायंस सच में बढ़ जाता है तो आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, 150 की जगह वह 200 रुपए से बढ़ जाता है तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन लॉस लिमिटेड हो सकता है। आपने जितना प्रीमियम पे किया है 22,500 का, आपको उतना ही लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यही डिफरेंस होता है कि आपको ऑप्शंस में लॉस लिमिटेड है, आपने जितना प्रीमियम पे किया है ज्यादा से ज्यादा उतना ही लॉस हो सकता है। तो जितना बुक में दिया है उतना ही मैंने ऑप्शन एंड फ्यूचर के बारे में बताया है, लेकिन दोस्तों आपको भी पता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे अलग अलग एक बुक लिखी जा सकती है, इतने डिटेल में टॉपिक है। यहाँ पर सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है फ्यूचर्स में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों भी अनलिमिटेड है, ऑप्शंस में प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है लेकिन लॉस लिमिटेड है। सिर्फ इतना भी आपने ध्यान में रख लिया तो बहुत बड़ी बात है। अगला पॉइंट है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा जाता है। अगर स्टॉक सपोर्ट पे है तो आप बाय करते हो, अगर रेजिस्टेंस पे है तो सेल करने की कोशिश करते हो और इससे छोटे मुंह से आप प्रॉफिट कमाते हो। इस वजह से लोग स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। आमतौर पर स्विंग ट्रेडिंग 2 से 14 दिनों के बीच में की जाती है। आगे ऑथर वार्न करते हैं कि जो लोग मार्केट को टाइम देते हैं, हमेशा स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। जो लोग मार्केट के टच में नहीं होते वह लोग स्विंग ट्रेडिंग से दूर रहे, ऐसा ऑथर का कहना है। अगला पॉइंट है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। अगर आपको लगता है कि मार्केट कल भी ऊपर जाने वाला है तो आप कुछ स्टॉक्स खरीदते हो जो कल बेचे जा सके और आप प्रॉफिट कमा सके। मान लो आपके पास रिलायंस के 100 शेयर ऑलरेडी है और आपको लगता है कि कल भी रिलायंस का शेयर ऊपर जाने वाला है, तो आप और 100 शेयर्स खरीदते हो जो कल बेचे जा सके, और कल रिलायंस का शेयर ऊपर जाता है तो अब आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो इस वजह से BTST की जाती है। BTST ट्रेडिंग में शेयर्स आपके डीमैट में आने से पहले ही बेच दिए जाते हैं। किसी किसी ब्रोकर इस तरह की ट्रेडिंग अलाउ करते हैं, हर किसी ब्रोकर में यह फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगला एग्जांपल है सेल टुडे बाय टुमारो। अगर आपको लगता है आज मार्केट नीचे गया है तो कल भी नीचे जा सकता है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए आप आज बेच देते हो और कल जैसे ही स्टॉक नीचे जाता है तो कम कीमत पर बाय करते हो। तो इस तरीके से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है अलग अलग एक्सचेंज पर सेम स्टॉक की प्राइस कम ज्यादा हो सकती है। अगर आप इसका फायदा उठाते हो तो जीरो रिस्क में आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। एग्जांपल के लिए मान लो कोई स्टॉक NSE पर 10 रुपए में मिल रहा है और वही स्टॉक BSE पर 9.5 रुपए में मिल रहा है, तो यह जो डिफरेंस है इसका आप फायदा उठा सकते हो और आप स्टॉक खरीद कर इमीडिएटली प्रॉफिट कमाते हो और इसमें आपकी रिस्क जीरो होती है। लेकिन इसके लिए आपको हर वक्त या हर सेकंड स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, तब जाके आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कुछ ही सेकंड्स के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। अगला पॉइंट है हेजिंग। आपका लॉस कम करने के लिए हेजिंग का उपयोग किया जाता है। मान लो आपने शेयर्स खरीदे हैं और अगर प्राइस नीचे नीचे जा रही है, ऐसे वक्त हेजिंग की जाती है, मतलब रिवर्स पोजीशन ली जाती है, जिससे आपका लॉस कम हो जाता है और पोर्टफोलियो के मैनेजर इसका फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिन फंडिंग। मार्जिन फंडिंग में आपका ब्रोकर आपको कुछ पैसे देता है या फिर लेवरेज देता है। मान लो आपके पास 50,000 है और आपको 1 लाख के शेयर्स खरीदने हैं, तो आपका ब्रोकर आपको 50,000 देता है और उस पे इंटरेस्ट लेता है। तो इस तरीके के ट्रेडिंग को मार्जिन फंडिंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है डिविडेंड इनकम। शेयर मार्केट में कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो रेगुलर डिविडेंड देते हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। स्पेशली जो लोग रिटायर होते हैं या फिर ओल्ड है, वो हमेशा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं। अगर आपको भी डिविडेंड कमाना है तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो बार बार डिविडेंड देते हो। अगला पॉइंट है डीमैट। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइजेशन। पहले के जमाने में शेयर्स फिजिकली आते थे, यानी आपको पेपर के फॉर्म में शेयर्स दिए जाते थे, लेकिन आज के जमाने में उसका डीमटेरियलाइजेशन किया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपको शेयर्स मिलते हैं और उसे स्टोर करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंक में पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है,
ठीक वैसे ही आपको शेयर्स रखने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आप डीमैट अकाउंट किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के पास खोल सकते हो या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास भी खोल सकते हो, मतलब आपके ब्रोकर के पास भी खोल सकते हो। और वह मेंबर होते हैं एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के। एनएसडीएल में आपको 8 डिजिट क्लाइंट आईडी मिलता है और सीडीएसएल में आपको 16 डिजिट का क्लाइंट आईडी मिलता है। दोनों का काम एक ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि सीडीएसएल के जो चार्जेस है वह लोअर है एनएसडीएल के कंपैरिजन में, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अगला पॉइंट है ऑटो पे इन फैसिलिटी। पहले अगर तुम शेयर्स को बेचते थे तो आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके स्लिप भर के शेयर्स को ट्रांसफर करना पड़ता था, वहां पर स्टैंप लेने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब आपका जो भी ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें करता है। जब भी आप शेयर को सेल करते हो तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें हो जाती है। आपके अकाउंट में से शेयर को निकाल कर बायर को ब्रोकर ऑटोमेटिकली दे देता है। तो यह कन्वीनियंटली आसान प्रोसेस हो गई है। मतलब आपका ईएमआई चल रहा है, अगर आपने ऑटो पे इनेबल किया है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कब ईएमआई जाने वाला है, ऑटोमेटिक जाता है। ठीक उसी तरह शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए ऑटो पे इन फैसिलिटी सेबी ने लाई है। अगला पॉइंट है रोलिंग सेटलमेंट। जब भी आप शेयर्स को खरीदते हो तो T+2 का सेटलमेंट होता है। मतलब अगर आपने आज शेयर्स खरीदे हैं तो वह T काउंट हो जाता है, यानी डे 2, और उसके 2 दिन बाद आपके अकाउंट में शेयर जमा हो जाते हैं तो उसे T+2 का सेटलमेंट कहा है। यानी मतलब शेयर्स खरीदने के बाद 2 दिन बाद आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं, इसे T+2 कहा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर यह टॉपिक खत्म हो जाता है। अगले पॉइंट में ऑथर ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए हैं, जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हम ऑलरेडी हमारे 1000 डेज चैलेंज में कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी जिन्होंने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ाई करना शुरू कर दिया है उन लोगों को ये सब चीजें ऑलरेडी पता ही है। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो टेंशन मत लो, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ और वह काफी ज्यादा डिटेल में होने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ ऑथर ने जो बताया है वही मैंने आपको बताया है। हमारे 1000 डेज की चैलेंज चल रही है। आपको जिस भी कॉन्सेप्ट या टर्म्स के ऊपर वीडियो देखना है सिर्फ कमेंट करना, मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में कर दो तो ऑथर ने यहाँ पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन किया है जो उन लोगों के लिए जरूरी है जिन लोगों को शेयर मार्केट का जीरो नॉलेज है, जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर वह भी यह चैप्टर पढ़ते हैं तो उनको बेसिक आइडिया आ जाएगी कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो आई होप दोस्तों आपको यह एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो उन लोगों के पास यह वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जीरो से शेयर मार्केट सीखना है, और वो भी आसान भाषा में जिसे हर कोई समझ सकता है। वह चाहे 10 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, हर कोई समझ सकता है। इतनी आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।